तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन इन टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं हो। उसका नाम है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें से मुख्य तो दो ही हमको पढ़ने रहते हैं, तीन पढ़ने रहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और थर्ड हमको पढ़ना रहता है जो WTO। तो हम आज बात करेंगे इनमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो एक तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में आज यहाँ जानेंगे, दूसरा IMF के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में एक बार इतिहास देखकर हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी अपने तरफ से एफर्ट करना कि इस चीज़ों को याद रख पाओ। थोड़ा सा जटिल चीज़ है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इजी बना के इसको पेश किया जाए। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, वर्ल्ड वार 2 हुआ था। जितने भी आज की डेट में दुनिया में चल रहे हैं ना संस्थाएं, अधिकांश जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड वार 2 के बाद ही हुई थी। वर्ल्ड वार 2 के पहले से क्या होता, अधिकांश देश लड़ने में यकीन करते थे, आपस में कॉपरेशन नहीं, आपस में लड़ाइयाँ करते थे। जब तो वर्ल्ड वार 1 हुआ, कितना पूरा दुनिया बर्बाद होगी। फिर वर्ल्ड वार 2 हुआ। तो वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, मोटा मोटी पूरा जो वर्ल्ड था ना, वो कोलाप्स कर गया। पूरा वर्ल्ड क्या कोलाप्स करके डिस्ट्रॉय हो गया। इतना आप देखा होगा ना, वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा तो कितना भयंकर युद्ध था। लगभग करोड़ों लोग इसमें मारे गए, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे के पूरे देश तबाह हो गए। जर्मनी जैसे तो कुछ बचा ही नहीं उनमें। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये अकल आ गई, क्या अकल आई कि भाई लड़ाई नहीं, वार नहीं, क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। आपस में एक दूसरे का देश का सहयोग करें और अपने अपने देश को तरक्की के रास्ते पर जाए। तो वर्ल्ड वार 2 के इसी को सोच के तहत सबसे पहले क्या हुआ 1944 में। अब आपको ये तो पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था, यूरोप क्या हुआ था। पूरा यूरोपियन कंट्री बर्बाद हो गए थे, क्योंकि जो युद्ध का मैदान कहाँ था मुख्यतः, वो यूरोप में ही था। और उसके बाद कौन सबसे पावरफुल बन गया था, पूरी दुनिया में दादा बन गया था USA। जिसने क्या किया था, जापान पे भी बम डाल दिया था, एटॉमिक बम। तो सबसे पावरफुल कौन उभर के आया, USA। तो USA ने क्या किया कि 1944 में एक सम्मेलन बुलाया, एक मीटिंग बुलाई सब देशों की, जितने दुनिया के अधिकांश देशों को बुलाया उसमें। इसको क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, नाम याद होना चाहिए, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। पहले तो मुझे बता रहा भाई, वर्ल्ड वार खत्म हो गया, पूरी दुनिया नष्ट होगी, लगभग इतना बर्बादी हो गया, तो अब क्या उद्देश्य होना चाहिए, वापस से देशों को पुनः खड़ा किया जाए, वापस से उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, बिल्कुल जो भूख से मर रहे हैं उनको वापस रोटी दी जाए। तो इसलिए क्या किया गया, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कहाँ पे बुलाई गई, अमेरिका में बुलाई। अमेरिका में एक सिटी, एक जगह है कि उसका नाम क्या है, ब्रेटन वुड। चूंकि वो ब्रेटन वुड में मीटिंग बुलाई गई, इसको क्या कहा गया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया। इसमें दुनिया के अधिकांश देश और जितने भी पावरफुल नेता थे उस जमाने के, सबने भाग लिया। इस इस मीटिंग में निर्णय हुआ कि एक तो क्या किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाएगी। ये क्या करेगा, जितना भी जो देश बर्बाद हो चुके वर्ल्ड वार से, उनको वापस खड़ा करने के लिए क्या करेगा, लोन प्रदान करेगा। और दूसरा, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाए, जो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मॉनेटरी कॉपरेशन, आपस में देशों की मुद्राएं चलती है ना, उनमें सहयोग स्थापित करेगा। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगी, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करेगा। BOP क्राइसिस, हमने BOP पढ़ा था। जो जैसे अभी श्रीलंका में क्या चल रहा है, BOP क्राइसिस चल रहा है। कैसे चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार पूरा खत्म हो गया, तो अब वो इम्पोर्ट कहाँ से कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लोन के लिए कहाँ जाएंगे, IMF में जाएंगे। पाकिस्तान में भी यही स्थिति चल रही है अभी आज की डेट में, पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो गया, बिल्कुल पैसा खत्म हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार ही खत्म हो गया। अब उनको कुछ इंपोर्ट करना है ऑयल वगैरह, तो कहाँ से करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन लोन देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन देगा। थर्ड हो गया एक इंटरनेशनल, ये तो हो गया वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन देगा, IMF BOP क्राइसिस में लोन देगा। एक तीसरा भी चर्चा हुई थी कि इंटरनेशनल क्या बनाई जाए, ट्रेड यूनियन बनाई जाए, व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संगठन है उसकी स्थापना की जाए। परंतु बच्चों, इस ITU पे क्या हुआ, सहमति नहीं बन पाए देशों के बीच में। क्या हुआ, सहमति नहीं बन पाए। तो फिर कौन सी दो संस्थाएं अस्तित्व में आई, बची दो संस्थाएं, जिनको क्या कहते हैं, चूंकि यहाँ ब्रेटन वुड में मीटिंग हुई थी और यहाँ से दो संस्थाएं बन के उभर कर आए, तो इनको क्या कहा गया, ब्रेटन वुड ट्विंस कहा गया। क्या कहा गया, ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड की जुड़वा, ब्रेटन वुड ट्विंस कहा गया। तो इन संस्थाओं की स्थापना की गई। अब हम आगे, मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया कि इनकी स्थापना कैसे हुई। अब आगे हम देखेंगे इनके क्या क्या काम होते हैं, इनका संचालन कैसे होता है,
कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है, क्या इनमें कुछ कमियां हैं क्या अभी आज की डेट में, बिल्कुल कमियां हैं, तो उनको सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में हम जानेंगे। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने देश इनके मेंबर बनते हैं, मेंबर कैसे बनते हैं, ये सब के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके जानेंगे। तो लो शुरू करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये ब्रेटन वुड ट्विंस है तो गलत हूँ कि सही हूँ, बताओ। ब्रेटन वुड ट्विंस में से एक ट्विन है ये, तो ये गलत बात है सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री हमको पता है 1944 में क्या हुआ था, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। तो इसमें क्या निर्णय किया गया कि दो संस्थाएं बनेंगी, कौन कौन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। कुछ गलत है क्या? 27 दिसंबर तो 1944 में तो मीटिंग में हुई थी, इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस करने में, फाइल चलने में, ऑफिस बनने में टाइम लगता है, तो इसको 27 दिसंबर 1945 1945 से ये क्या हो गया, इसने काम करना प्रारंभ कर दिया। बन तो ये 1990 में गया था, लेकिन इसने काम करना कब प्रारंभ किया, तो काम करना बच्चों इसने प्रारंभ किया 1944 में। ये याद होना चाहिए, देखो जबान एक एक चीज याद होनी चाहिए आपको, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत क्या है, इंडिया क्या था, फाउंडिंग मेंबर था। अब आप लोगों के कहीं कोई दिमाग में कीड़ा ये काटता है कि साहब 1944 में तो हम गुलाम थे, लेकिन बड़े गुलाम, गुलाम के रूप में भी भले से हमारा से एक अलग से अस्तित्व था, हर जगह इंडिया पार्टिसिपेट करता था। जैसे कि यूएन की स्थापना भी 1945 में होती है, उसमें भी इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। तो इसलिए का ये मतलब नहीं कि हम गुलाम थे तो हम सब जगह ब्रिटेन हमको रिप्रेजेंट करता था, नहीं, इंडिया का अलग से अस्तित्व था देश के रूप में भी उस टाइम भी, और इंडिया भी पूरी दुनिया में पार्टिसिपेट करता था। इंडिया की तरफ से अंग्रेज जाते थे, ये बात अलग है, यहाँ का वाइस राय जो भी था वो जाता था। तो इसलिए इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, या इंडिया इसका क्या था, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था 1945 में। जो शुरुआत में इसको ज्वाइन कर लिया था, बाद में कुछ शुरुआत में 50-60 देशों ने ज्वाइन किया, बाद में धीरे 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 करके जैसे जैसे देश आजाद होते गए, बाद में इसमें ज्वाइन करते गए। तो आज के डेट में इसके टोटल कितने देश हो गए, तो टोटल बच्चों इसके 190 देश हैं, ये याद होना चाहिए। आईएमएफ में कितने कंट्री है, तो 190 कंट्री इसके आज की डेट में इसके मेंबर है। और लास्ट जिसने ज्वाइन किया था वो 2020 में ज्वाइन किया था, उसका नाम था एंडोरा। क्या नाम था, एंडोरा जी। लास्ट कंट्री जिसने आईएमएफ को ज्वाइन किया उसका नाम बताओ मुझे, तो उसका नाम बच्चों हो जाएगा एंडोरा। ये याद होना चाहिए आपको जवानी कि जो आईएमएफ का 190वां देश कौन सा है, तो इसका 190वां देश है, 119th कंट्री है एंडोरा। एंडोरा, तो यहाँ तक बात ठीक है। इसके बाद हम कार्य पूछेंगे। तो मैंने बताया था उसका नाम से स्पष्ट है क्या, एक फंड है, किसके लिए, मॉनेटरी के लिए, मॉनेटरी कॉपरेशन के लिए। तो ये मौद्रिक सहयोग करेगा, रुपए के एक्सचेंज, रुपी डॉलर जो आपस में एक्सचेंज वगैरह होते हैं ना, तो इनके बीच में ये सहयोग करता है। तो ग्लोबल मॉनेटरी सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक लेवल पे क्या करना, मुद्राओं का आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो दुनिया का हर संगठन जो फाइनेंस में काम करता है उसका ये काम तो होता ही होता है, क्या करना, दुनिया के देशों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। अभी आज की डेट में कहाँ नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, वहाँ फाइनेंशियल पैसों की कमी होगी तो वहाँ लड़ाइयाँ चल रही है। पाकिस्तान में नहीं है तो वहाँ पे देखो लाइनें लग रही खाने के लिए। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अब आप लोग कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तो अलग से संस्था है डब्ल्यूटीओ, बिल्कुल है, मुख्य काम उसी का है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। लेकिन आईएमएफ भी क्या करता है, अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। जो इसका सबसे मुख्य काम क्या है बच्चों, इसका मुख्य काम है बीओपी क्राइसिस में लोन प्रदान करना। मैंने बीओपी आपको जब पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तब बताया था कि अगर कुछ क्राइसिस हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाए, तो ऐसे देश, ऐसे स्थिति में कहाँ जाएगा, ऐसी स्थिति में वो आईएमएफ में लोन लेने के लिए जाएगा। इंडिया भी जा चुका है, कब, 1991 में, जब 1991 में भारत में बीओपी संकट हो गया था, हम दिवाले हो गए थे, तब इंडिया ने क्या किया था, आईएमएफ से लोन लिया था और कुछ अपना सोना भी गिरवी रखा था। तो ये सब इसका काम है। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को निश्चित करना, ये मौद्रिक सहयोग का एक पार्ट क्या होता है। जितने भी दुनिया में एक्सचेंज रेट है, जैसे कि रुपी डॉलर का गिर रहा है, तो ये आईएमएफ क्या चाहता है, दुनिया में ओवरऑल एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बनी रहे। ये यहाँ तक इसके मुख्य काम थे, ये जवान याद होना चाहिए। मॉनिटरी एक बीओपी क्राइसिस में ये काम आता है। इसका हेडक्वार्टर बच्चों, चूंकि देखो अमेरिका में सम्मेलन हुआ था, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन कैपिटल में ही है। इस टाइम जो दुनिया में जितने भी वो हुए थे ना, वो उसमें सब में क्या होता, अमेरिका का पलड़ा मजबूत था, अमेरिका सबसे मजबूत कंट्री उभर के आया था। इसलिए इसमें सब में दादागिरी किसकी चली, वर्ल्ड बैंक में इनमें दादागिरी चलती है, आज भी अमेरिका की चलती है, वो अमेरिका जो कहता है वही होता है। तो ये इसमें अपन इसकी जब नेगेटिव पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड बैंक में क्या खामियां हैं, तभी हमको लिखना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक में क्या होगा, जो डेवलप कंट्री है, विशेषकर यूएसए का ग्रुप, उसी का वर्चस्व है। बाकी जो कम गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, इनकी वहाँ सुनवाई कम होती है, तो ये इसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, बीओपी क्राइसिस में लोन प्रदान करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी प्रदान करना। हेडक्वार्टर हमने पढ़ लिया, क्या है इसका बताओ। वाशिंगटन। वाशिंगटन क्या है? यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी कैपिटल है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम डेवलप करना, एक देश से मान लो ये अमेरिका है, ये चाइना है, ये इंडिया है, यहाँ से पैसा जाता है, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपस में जो ये इंटरनेशनल पेमेंट, जैसे इंडिया में पेमेंट सिस्टम कौन चलाता है? तो एनपीसीआई चलाती है, आपको पता होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई चलाता है। ऐसे ही दुनिया में आपस में जब ट्रेड होगा तो पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका सेटलमेंट करने के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो सिस्टम डेवलपमेंट का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है। वैश्विक ग्लोबल पेमेंट में रिकॉर्ड रखना, मैंने बताया था कि जो बीओपी होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? हर देश में उसका गवर्नर, उसका सेंट्रल बैंक रखता है, आरबीआई। लेकिन पूरी दुनिया में कौन रखता है? पूरी दुनिया का ये आईएमएफ रखता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसको ये मेंबर कैसे बनता है इसमें? भाई कोई कंट्री है, कोई चीज है, कोई संगठन है, तो उसमें मेंबर बनने का कोई प्रोसेस होता है ना। अभी अपन छोटे कस्बों में या गांव में, शहरों में कोई संगठन ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ एनजीओ कुछ भी, तो आपको कुछ पार्टनरशिप करना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे ही इसको ना लगभग 190 देश है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कि मान लो, देखो आईएमएफ क्या कोई अलग से संस्था तो है नहीं, अलग से तो है नहीं, ये आईएमएफ में 190 देश है, अलग से तो पैसा कहाँ से आएगा इसके पास में? ये 190 देश ही क्या करते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना अपना। वही बैंक वाली बात होगी, जैसे बैंक में क्या होता है, कुछ लोग जमा करते हैं, वो फिर क्या करता है, इन्हीं में से किसी को लोन देता है। ऐसे ही आईएमएफ जितने भी देश है ना, ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। इनको एक लिमिट बांध दी जाती है, भाई इतना पैसा आप दोगे तभी आईएमएफ ज्वाइन कर पाओगे, और उसी लिमिट के हिसाब से बाद में क्या कर सकता है वो देश, लोन ले सकता है। तो उसको कहते हैं कोटा। कोटा कहते हैं, कोटा। कोटा रिजर्व कर देते हैं हर देश के लिए, जैसे कि इंडिया के लिए अलग होगा, चाइना के लिए अलग होगा। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आईएमएफ में क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी। उस फीस को क्या कहते हैं? उस फीस को कहते हैं कोटा। कोटा कहते हैं, क्या कहते हैं? कोटा। भाई ये आईएमएफ, इसको ज्वाइन करना चाहते सब देश, तो इन सब देशों को क्या करता है, कोटा कर दिया। अब बताओ हर देश का कोटा बराबर हो सकता है क्या? तो नहीं हुआ। आरबीआई में क्या, इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं अपनाया गया, इसमें बड़े देशों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो जितना बड़ा देश, जैसा कि कोई देश की विश्व व्यापार में भागीदारी ज्यादा है, वर्ल्ड ट्रेड ज्यादा हो रहा है, तो उस देश को ज्यादा कोटा दिया जाएगा, मतलब ज्यादा पैसा वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम जिसकी ज्यादा है, जिस देश की, उसको ज्यादा कोटा अलर्ट किया जाता है। जहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा है वहां पे दिया जाएगा, तो ऐसे कोटा दे देगा। अब जिसका ज्यादा कोटा होगा उसका वोटिंग राइट भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, तो वो लोन भी ज्यादा ले पाएगा, होगा ना। भाई जितना ज्यादा बड़ा मेंबर ज्यादा पैसा दान कर रहा है, मतलब आईएमएफ में, तो वो लोन भी ज्यादा ले पाएगा, तो उसकी पावर भी उतनी ज्यादा चलेगी। सब जगह ये होता है। तो जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है कंपनी में, उसका वोटिंग राइट उतना ज्यादा होता है। तो ये तीन चीजें रही। अब ये पैसा कैसे देगा, मतलब सपोज करो ये आईएमएफ है, अब इंडिया ज्वाइन करना चाहता है, इसका कोटा मान लो आईएमएफ में 100 एचडीआर डिसाइड कर दिया, एचडीआर क्या होता है मैं बताऊंगा। तो अब ये पैसा कैसे देगा, तो ये क्या, इसमें एक नियम बना रखा है भाई, 75% तो आप अपनी करेंसी में दे दो, रुपए में दे दो, ठीक है, रुपए में दे दिया। और 25% क्या चाहिए, हमको हार्ड करेंसी चाहिए, इनको दुनिया में एक्सेप्ट करते हो, जैसे डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, ऐसे किसी देश के अन्य देश की मुद्रा में 75 देना पड़ेगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत है क्या? कोटा डिसाइड कर दिया, कोटा का कैसे डिसाइड होगा, बड़ा देश ज्यादा करेगा, छोटा देश कम करेगा, और क्या होगा, और क्या होगा, और बताओ। और ये होगा कि है ना, उसको 75% तो अपनी करेंसी में, और 25% क्या हो, कोई अदर कंट्री की करेंसी में देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। अब इसको सब आईएमएफ बना दिया 190 देशों में। अब इसके संचालन कैसे होगा, कैसे होगा इसका संचालन, कैसे इसका डे टू डे का काम होगा, कैसे इसका काम होगा। तो इसके लिए क्या बच्चों, एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। क्या है? 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे तो इसका होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके बाद क्या होता है, देखो ऐसा होता है, जैसे कि सबसे पहले मैं देसी उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे राजस्थान में चुनाव हुए एमएलए के, तो नीचे क्या होते हैं, विधायक होते हैं, ठीक है। पर ये विधायक डे टू डे के काम में शामिल हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोग क्या बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे। फिर इन मंत्री से में एक टॉप बॉस जो डेली का जो डिसीजन लेगा वो क्या होगा, सीएम होगा। ऐसे आईएमएफ में क्या होता है, जितने भी एक देश है ना, 190 देश, वो 190 देशों से एक एक प्रतिनिधि होता है। ये होता है गवर्नर के रूप में, बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब इसमें कितने हो जाएंगे, 190 देशों के 190 प्रतिनिधि शामिल हो जाएंगे।
लेकिन ये डे टू डे नहीं मिल सकते। सामान्य कौन होता है इनका? वित्त मंत्री होता है। हर देश का वित्त मंत्री इसमें शामिल होता है 190 देशों के। पर हर देश के फाइनेंस मिनिस्टर के पास हजारों लाखों काम होते हैं, तो ये डे टू डे मीटिंग नहीं कर सकते कि वहाँ वहाँ वाशिंगटन के इसके हेडक्वार्टर में बैठे हैं, वहाँ बातें कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, 190 में से फिर एक कार्यकारी बोर्ड का चुनाव होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, जिसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं। अब मोटा मोटी जो डे टू डे का जितना भी निर्णय होता है ना, ये 21 लोग कहाँ रहते हैं? ये वहीं वाशिंगटन में रहते हैं। वाशिंगटन में इनका घर होता है, वहीं बैठते हैं और वहीं आपस में बातचीतें करते हैं। और इन सबका बॉस कौन होता है? इन सबका बॉस होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जो टॉप की वो पोस्ट होती है ना, वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी आज लोग सुनते होंगे नाम, क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो हम चलेंगे वापस, देखो इसकी 3 टियर स्ट्रक्चर होती है। सबसे नीचे कौन होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जिसमें हर देश का एक प्रतिनिधि होता है। सामान्यतः कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री नहीं उपस्थित हो पाए तो फिर वो देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे आरबीआई गवर्नर, ये भी होता है। ये 2 होते हैं। फिर ये 190 में से कितना चुनेंगे? 24 चुनेंगे, 21 चुनेंगे। तो बताओ, हर देश का एक थोड़ी हो सकता है। यहाँ पर 6 देशों से, 8 देशों से, 10 देशों से एक होता है। टोटल 190 देशों में से हमको क्या करना है? 21 का चुनाव करना है। तो हर देश का प्रतिनिधित्व तो यहाँ शामिल हो नहीं सकता। तो 4 देशों का, 5 देशों का एक ग्रुप बना लेते हैं। वो ग्रुप में से एक आदमी को यहाँ बिठा लेते हैं। और सबका बॉस कौन होता है? फिर सबका बॉस एमडी होता है। कौन है बताओ? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। आईएमएफ का जो मुख्य मैनेजमेंट होता है ना, जो बड़ा डिसीजन लेता है, वो ये लेता है। इस साल में एक बार ही मिलते हैं। जो मुख्यतः जो मैनेजमेंट का काम कौन देखता है? ये देखता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। साल में एक बार मिलता है। इसमें टोटल 190 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक देश क्या करेगा? अपना अपना एक गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा। प्रत्येक देश क्या करेगा? अपना अपना एक गवर्नर अपॉइंट करेगा। कौन होता है गवर्नर? वो होता है वो देश का फाइनेंस मिनिस्टर। वन गवर्नर कौन होगा? वित्त मंत्री। इसकी अनुपस्थिति में एक अल्टरनेटिव गवर्नर भी होता है। अगर मान लो ये उपस्थित नहीं हो पाए तो फिर कौन हो पाएगा? उस सेंट्रल बैंक का गवर्नर, जैसे आरबीआई का गवर्नर होता है, शशिकांत जी है। समझ के बात बाकी है, कोई खास बात नहीं है। सब देशों का एक एक प्रतिनिधि गवर्नर का, उनको मिला के अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये साल में 1-2 बार मिलते हैं और है ना, जो मेजर डिसीजन ले लेते हैं। बाकी फिर जो फाइलें चलती है, डे टू डे प्रोसेस होता है, वो कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह करेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। एक देश में कौन आएगा? फाइनेंस मिनिस्टर आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर की अनुपस्थिति में कौन आएगा? आरबीआई गवर्नर आएगा। कोई दिक्कत? दूसरा, एक तो क्या, बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। फिर दूसरा होता क्या? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। 3 टायर था, बोर्ड ऑफ गवर्नर और दूसरा क्या? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये 190 देशों में से क्या हुआ था? डे टू डे काम के लिए कौन, कितने लोगों को चुनाव करेंगे? 24 मेंबर का चुनाव करेंगे। 24 सदस्य मेंबर होते हैं, इसमें 24 सदस्य होते हैं। ये क्या करेंगे? डे टू डे का वर्क करेंगे। अब 24 चुनने 190 में से, तो कैसे चुनेंगे? तो देशों का ग्रुप बना देते हैं। जैसे 5 देशों का एक ग्रुप, उसमें से एक ले लिया। फिर 5-10 देशों का एक ग्रुप, उसमें से एक ले लिया। ऐसे टोटल पूरी दुनिया के 190 देशों को कितने ग्रुप में बांट दिया? 190 देशों को 24 ग्रुप में बांट दिया। और उसमें से क्या होता है? एक का, हर ग्रुप में से एक एक आदमी आ जाता है। तो देखो बच्चों, टोटल कितना हो गया? 24 मेंबर हो गया। उनमें से क्या होता है? 19 का तो चुनाव होता है, ठीक है, 19 का तो चुनाव होता था। और 5 जो लार्जेस्ट कोटा है ना, सबसे बड़े देश, पावरफुल, उनके मेंबर सीधे बन जाया करते थे। तो बताओ ये डेमोक्रेटिक है क्या? 19 गरीबों में से तुम चुनाव करा रहे हो और 5 जो सबसे ज्यादा पैसे वाले वो उनके प्रतिनिधि सीधे आ गए। तो बाद में 2016 में क्या कर दिया? ये व्यवस्था समाप्त कर दी। अब आज की डेट में क्या होता है? 24 का इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है इन देशों के ग्रुप में से। तो जो इंडिया का ग्रुप है ना, उसमें है ना 4 देश शामिल है। ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले इंडिया, इसका एक पड़ोसी कौन है? भूटान, उसका पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 देशों का एक ग्रुप बना रखा है। ये 4 देशों में चुनाव करेंगे, आपस में निर्णय करके एक आदमी नियुक्त करेंगे। पूर्व में कौन थे? सुरजीत भल्ला जी थे। लेकिन अभी आप लेटेस्ट में आपने न्यूज पढ़ी हो 3-4 दिन पूर्व की, तो इस सुरजीत भल्ला को हटा के क्या कर दिया गया? केवी सुब्रमण्यम। क्या किया गया? केवी सुब्रमण्यम को, केवी सुब्रमण्यम को क्या बना दिया गया? आज की डेट में कौन है आईएमएफ में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव? तो वो है केवी सुब्रमण्यम। ये याद होना चाहिए। इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जितने भी मेंबर होते हैं इनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये आपको जबानी याद होना चाहिए कि ईडी कौन है आज के डेट में। आज की डेट में ईडी है, भारत के ही है, केवी सुब्रमण्यम। पूर्व में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। और ये 4 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 4 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर टॉप में कौन था? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। बताओ, था नहीं था? मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या होता है? ये एक आदमी होता है
इसको कौन अपॉइंटमेंट करता है? 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर इसको अपॉइंटमेंट करते हैं। जनरली ये परंपरा रही है कि यूरोपियन देश का कोई आदमी होता है। ये बांट लिया, अमेरिका और यूरोप बदमाश होते हैं। यूरोपियन ने क्या बांट लिया कि IMF का चीफ हमारा होगा और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वो अमेरिका का होगा। तो जनरली क्या होता है, ये अमेरिका का, ये यूरोपियन देशों का होता है। आज की डेट में कौन है, नाम याद होना चाहिए जबान पे, बार बार तो डेली न्यूज़पेपर में आती है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, क्या नाम है बच्चों, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। कहाँ की है ये? बुल्गारिया की है। बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया की जो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है, वो आज की डेट में क्या है, वो आज की डेट में मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, उसकी रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल होता है। समझ में आ गया तीनों बात, इसकी स्ट्रक्चर। बोर्ड ऑफ गवर्नर हुआ, उसमें से हर देश का 190, फिर 190 देशों में 24 का चुनाव किया, इनको क्या कहा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। फिर उनमें से एक टॉप कौन होगा, बॉस, एक बॉस होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, सबसे बड़ा पोस्ट, वही PM, ये सांसद हो गए। फिर इसमें से कौन हो गया, कुछ कैबिनेट मंत्री हो गया, और फिर एंड में कौन होता है, PM होता है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, देखो एक तो MD हो गया, फिर ये MD की सही के लिए और अधिकारी भी तो चाहिए ना, जैसे भारत सरकार में तो अधिकारी होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, कई सारे सेक्रेटरी। ऐसे ही एक तो होता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। भाई इसके सहयोग के लिए डिप्टी नहीं होता कि प्रधानमंत्री का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया की ये DMD, इसको कहते हैं फर्स्ट DMD। DMD में भी लिस्ट होती है पहला दूसरा। तो जो IMF में फर्स्ट DMD कौन है, वो है हमारी इंडिया की है गीता गोपीनाथ। क्या नाम है, पहले ये केरला में थी, केरला की है, केरला के मुख्यमंत्री की सलाहकार भी रही है एक टाइम पे। इसको क्या नाम दिया गया, गीता गोपीनाथ जी दिया गया, गीता गोपीनाथ। तो ये पूछा जा सकता है कि गीता गोपीनाथ IMF में किस पोस्ट पे है, तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के सहयोग के लिए क्या उसकी डिप्टी है, उसके ऊपर है, ये उसका नाम है गीता गोपीनाथ। याद रखना, लेडी है, केरला बेस्ड है, केरला की है, केरला के CM की एडवाइजर भी थी वंस अपॉन अ टाइम। अब बच्चों IMF की कुछ रिपोर्टें आती है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा ये, तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो इनको याद होना चाहिए जबानी कि निम्न से कौन सी रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की जाती है। तो एक तो होता है, बहुत फेमस रिपोर्ट है, कौन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, साल में 2 बार जारी होती है, साल में 2 बार जारी होती है हर 6 महीने में। इसमें पूरी दुनिया में कितना क्या इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, उन सब की रिपोर्ट बेस करता है। इनकी ग्रोथ रेट के बारे में बहुत फेमस होता है कि IMF ने इस बार इंडिया की ग्रोथ रेट 6% बताई है, तो कहाँ बताता है, वो इसी रिपोर्ट में बताता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO सबसे दुनिया की सबसे फेमस रिपोर्ट है ये, मतलब एक तरह से। इसके बाद एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, GFS, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नाम बताओ जल्दी जल्दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये 2 रिपोर्टें IMF द्वारा जारी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, पर मुझसे मत कहना गलत हो गया। इनको तो आप जबानी याद रख ही लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि इसमें जो मैंने बताया था, IMF में सदस्य देश होते हैं, तो उनको क्या होता है, कुछ कोटा अलॉट होता है। उस कोटे के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको अपना अपना पैसा वहां पर जमा करना पड़ता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोटा होल्डर कौन है, जाहिर सी बात है अमेरिका ज्यादा है आज की डेट में, तो अमेरिका है। कौन है, USA, लगभग 17% कोटा इसके पास है। फिर USA के बाद कौन है, जापान है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है। और इंडिया का नंबर कितना है, ये याद रखना चाहिए, जबानी याद होना चाहिए। इंडिया का नंबर, इंडिया क्या है IMF में, क्या है, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है। कितना है, 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है। 8वें नंबर का कोटा होल्डर कौन है दुनिया में, वो इंडिया है। तो भाई देखो, अब इंडिया में सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं है, और वो शायद आज की डेट में नंबर 1 भी हो चुका होगा, ऐसा ही चल रहा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नहीं है। 5 ही हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारा कोटा कितना है, 8वां है। तो हमको काफी कम कोटा दे रखा ना यहाँ पे। अब कोटा देंगे उतना तो वोटिंग राइट होगा, हमारी पावर उतनी बढ़ेगी उसमें। तो इसलिए है ना, ये क्या चाहते हैं भारत, क्या चाहता है, इसमें सुधार करो और कोटा हमारा बढ़ाओ, ये इंडिया की मांग रहती है हमेशा से। तो इंडिया का कोटा देख लो, 8वें नंबर पे 2.672%। कुल कोटा अगर 100 रुपए है तो 2.76% इंडिया वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है।
और इसके आधार पर कुछ वोटिंग राइट इसको मिला है, वो है 2.64%। हमारा जो वोट करेंगे ना हम, तो हमारे वोट का वेटेज कितना होगा, 2.64% होगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया 8वां लार्जेस्ट कोटा होल्डर है, जिसको 2.76% हमारा कोटा है, और हमको उसके आधार पर 2.64 उसका क्या दिया गया, वोटिंग राइट दिया गया। भाई कोटा का क्या मतलब है, मैं बता दें, इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसी आधार पर लोन मिलेगा। ज्यादा कोटा देगा तो ज्यादा पैसा दे रखा तो ज्यादा लोन मिलेगा, कम दे रखा तो कम लोन मिलेगा। अब आयोग की आलोचना क्या है, क्रिटिसिज्म। हालांकि कभी भी बच्चों किसी सब्जेक्ट जो इतना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, उनका डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए कि इनकी आलोचना कर रहे हो। इनका क्या करना है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कुछ दायरा सीमित है। तो दायरा क्या है इसका, सबसे पहला तो एक तो क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। यहाँ पर क्या होता है, कोटा अलॉट होता है। कोटा सबसे ज्यादा अमेरिका का है, तो अमेरिका को कितना 17% वोटिंग राइट मिल रहा है। कायदे से क्या होना चाहिए, 190 है तो 1 कंट्री 1 कोटा, 1 कंट्री 1 वोटिंग राइट होना चाहिए ना। अभी देश में है, ये थोड़ी कि अमीर आदमी को ज्यादा वोट की ज्यादा वैल्यू है। अंबानी के वोट की उतनी वैल्यू जितने कोई गाँव में रहने वाले गरीब किसान की वैल्यू है। तो ये क्या अनडेमोक्रेटिक है। यहाँ पर क्या कुछ जो अमीर देश है, अमेरिका जैसे, उन देशों की दादागिरी चलती है, और गरीब देश, छोटे देश है, उनकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। जो आईएमएफ की संरचना है, थोड़ा वोटिंग राइट वर्तमान में लोकतांत्रिक नहीं है। पश्चिमी देशों के पास असंतुलित कोटा है, वोटिंग राइट है। ज्यादातर देश किसके पास है, जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के पास ही ज्यादातर कोटा है, तो उनके पास वोटिंग राइट भी ज्यादा है। एक राष्ट्र एक मत सिद्धांत बाजार नहीं है, वन नेशन वन वोट होना चाहिए ना कायदे से। तो 190 देश है, इनमें से वोटिंग करा लो, जिसके पक्ष में 100 देश है मान लो, तो उसकी चलनी चाहिए। इसमें परसेंटेज का क्या काम है, तो ये इसमें नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी आलोचना ये जो है इसकी यही है कि आईएम का जो क्या होता है, वो लिमिटेशन है इसकी। क्या ये अनडेमोक्रेटिक है, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। जो आईएम का कोटा है ना, ये कोटा भी क्या होता है, अनडेमोक्रेटिक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। किस देश को ज्यादा दे दिया, किस देश को कम दे दिया, कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है। एकदम से ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होना चाहिए इसमें। जैसे एक तो आधार होता है ओपननेस का, खुलापन हो, मतलब ट्रेड ज्यादा हो रहा हो देश में, तो ओपननेस की क्या परिभाषा है, कुछ नहीं है। तो इसलिए इसका जो आईएमएफ कोटे का निर्धारण है ना, वो ट्रांसपेरेंट आधार पर किया जाए, कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से जीडीपी के आधार पर किया जाए। भाई छोटे देशों को कम जीडीपी के आधार पर किया जा सकता है। एक तीसरा इसका है कि आरबीआई क्या होता है, जो आईएमएफ क्या होता है, वो मार्केट इकोनॉमी को बेस को करता है, कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड होता है जो आईएमएफ लोन देता है ना, हाँ अभी ये तो आपने सुना ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब भी कुछ जाता है तो उस लोन लेने तो उसको कंडीशनल देता है। ये कंडीशन लगाओ, ये सुधार करो, वो सुधार करो, डिम का करो, फिजिकल डेफिसिट में कम करो, एनपीएस को लागू करो, ओपीएस को हटाओ। ऐसा सिस्टम ये क्या करता है, कंडीशनल लोन देता है। तो कंडीशन क्या होता है, हर देश की स्थिति अलग अलग होती है। जरूर थोड़ी वो देश उस कंडीशन को मान ले, लेकिन मजबूरी में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अभी पाकिस्तान में यही चल रहा है। पाकिस्तान को क्या हो रहा है, आईएमएफ का लोन नहीं मिल पा रहा। आईएमएफ और पाकिस्तान में क्या वो चल रही, वार्ता चल रही थी। तो आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी शुरुआत में, पाकिस्तान क्या किया, टालम टोल किया कि हम इस शर्तों को नहीं मानेंगे। बाद में क्या किया गया, मानना पड़ा। अभी हाल में अगर आपने सुना हो तो पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक मिनी बजट लाया गया है। ये मिनी बजट इसलिए लाया गया कि जो आईएमएफ की कंडीशन है ना, इनको फुलफिल किया जा सके। तो हर देश अपने अपने इच्छा से संप्रभु देश है, उसको आप शर्तों सौंप रहे हो लोन के साथ में। लोन तो आप वापस लोगे से है ना, लोन को थोड़े वो कर रहे हो कि लोन माफ कर दोगे तो कोई तुम्हारी शर्तों को माने। तो इसलिए जो आईएमएफ की दिन की शर्तें भी किसी देश की आर्थिक राजनीतिक समुदाय को प्रभावित करती है। वो देश की सोवरेन पावर खत्म हो जाती है। देश का प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्णय नहीं ले रहा, कौन निर्णय ले रहा है, आईएमएफ ले रहा है। उसके आधार पर फिर उसको पालना करनी पड़ रही है। आईएमएफ को धनी देशों का क्लब कहा जाता है, ज्यादातर वहाँ अमीर देश शामिल होते हैं। अमीर देशों को क्या होता है, उसको चलता है वो गरीब देशों की नीतियां, ये अमीर देश अपने हिसाब से बदला लेते हैं इसमें। देखो कई सारी शर्तें होती है आईएमएफ की, फिजिकल डेफिसिट कम करो, एलपीजी रिफॉर्म करो। इंडिया ने जब 1990 में मनमोहन सिंह जी ने किए थे ना रिफॉर्म 1991 में, तब वो भी कहीं ना कहीं आईएमएफ की शर्तें जिम्मेदार थी। उस टाइम हम दिवालिया हो गए थे, बीओपी क्राइसिस था हमारे यहाँ पे। और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था लोन। लोन किस में चाहिए था, डॉलर में चाहिए था। तो हम गए आईएमएफ के पास में, आईएमएफ ने देखी कंडीशन कि भाई ऐसा मैं लोन नहीं दूंगा, क्या करो कुछ रिफॉर्म लेके आओ, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अपनाओ। क्या अपनाओ, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अपनाओ। तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं इनका क्या करो, इनको तो निजीकरण कर दो। ये जो निजीकरण का कंसेप्ट चल रहा है, नंबर से चला है इंडिया में, उसके पहले नहीं था। ये आईएमएफ की कंडीशन रहती है। तो फिजिकल डेफिसिट कम लाओ, सरकार खर्चा कम करे। तो जब गरीबों को खर्चा कम करे तो गरीब और भूखे मरेगा बेचारा। एलपीजी रिफॉर्म करो, जो गवर्नमेंट सब्सिडियां दे रही है उसमें कटौती करो, सरकार की साइज कम करो, सरकारी खर्चा कम करो, एनपीएस हटाओ। इंडिया इन आईएमएफ, तो भारत आईएमएफ का क्या है, फाउंडिंग मेंबर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
1965 तथा 1971 में युद्धों के बाद उससे IMF ने सहयोग किया था। 18 में भी हमारा क्या हो गया था, BOP क्राइसिस हो गया था, तब लोन लिया था। तो इसमें अलग से कोई याद करने वाली बात नहीं, बार बार में मैंने बता दिया एक बार में कि जब BOP क्राइसिस होती है तो ये लोन देता है। 1991 में मुख्यतः ये 1991 में जब BOP क्राइसिस हुआ था तब हमको IMF ने कितना लोन दिया था, 2.2 बिलियन डॉलर का लोन दिया था। इसलिए हंसना नहीं चाहिए। अभी आजकल कुछ भक्त है ना, भक्तों की एक कैटेगरी होती है, आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये भक्त बहुत हंसते हैं किस पे, पाकिस्तान पे। पाकिस्तान क्या हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा नहीं है, भीख मांग रहा है IMF के सामने। अरे तो हमने भी भीख मांगी है, भीख हमने भी मांगी है, 1991 में हमने भी भीख मांगी है। IMF के पास हम कटोरा लेके गए थे, हम दिवालिया हो गए, हमको कुछ लोन दे दो। हमने अपना सोना गिरवी रखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो हर किसी का दिन बुरा आ सकता है, इसलिए कभी भी किसी की उससे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमको ऐसे अमीर देश नहीं दुनिया में कि हमारा ऐसा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए किसी देश की मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमने भी कटोरा लेके भीख मांग चुके हैं IMF में, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब दिवालिया होने के कगार पे कोई देश होता है तो उधार तो मांगेगा ही सही। ठीक है, यहाँ तक इसकी रिपोर्ट मैंने बताई दी थी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको जबानी याद होनी चाहिए, मुझे तो रट लो, MTR कर लो। तो अब हम यहाँ तक क्या पढ़ चुके थे, IMF पढ़ चुके थे, तो 1 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे। करो तो फिर शुरू करो, करें शुरू, करते हैं। ये गोले में क्या लिख दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फुल फॉर्म सबको याद है, ये फुल फॉर्म भी कई छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहले 1994 में क्या हुआ था बताओ, तुरंत तुरंत बोलते जाओ बच्चों। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई नहीं हुई, कहां पर हुई थी, US में। कौन सी दो संस्थाएं बनाने का निर्णय लिया, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इसी की पालना कब बना, 1945 में, अगले साल बन गया। इंडिया इसका बताओ कब ज्वाइन किया, 45 में ज्वाइन किया कि 55 में ज्वाइन किया, 45 में ज्वाइन किया। फाउंडिंग मेंबर था नहीं था, था था नहीं था, बताओ। टोटल कितने देश है इसके मेंबर, 190 देश है। लास्ट का कौन था बताओ, एंडोरा। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। वाशिंगटन। वाशिंगटन क्या है, कौन सा शहर है, तो ये US है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। और बताओ इसके फंक्शंस क्या था, तो मौद्रिक सहयोग करना था नहीं था, राजाओं। मुख्य ये था, BOP क्राइसिस में लोन देना, ये मुख्य काम था इसका। वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक साइड में काम था। इसकी दो रिपोर्ट थी बताओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, GFSR कह सकते हैं, ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्टें इसकी थी। इसके बाद IMF में सदस्य कैसे बन सकते हैं, तो सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप यानी फीस देनी पड़ेगी। उस फीस को क्या कहा, कोटा कहा गया। कोटा कहा गया नहीं कहा गया, कोटा को क्या करना पड़ा, 75% तो अपनी करेंसी में, 25% विदेशी करेंसी में जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से, कितनी टीयर थी, 3 टीयर थी। नीचे नीचे क्या था, बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर कौन था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ऊपर ऊपर कौन था, MD मैनेजिंग डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या था, दुनिया हर 190 देशों का एक प्रतिनिधि होता था। वो गवर्नर कौन होता है बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर में अल्टरनेट गवर्नर कौन होता है, तो गवर्नर होता है वो RBI का, सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है। ED में कितना था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर थे, 24। कई देशों के ग्रुप बना रखे हैं बताओ, था नहीं था। तो इंडिया के ग्रुप में कितने देश शामिल थे, 4 देश शामिल थे, कौन कौन से बोलो, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो अभी इंडिया का कौन है, ED KV सुब्रमण्यम साहब है नहीं है, KV सुब्रमण्यम है नहीं है। MD कौन है इसकी, क्रिस्टलिना क्रिस्टलाना जॉर्जीवा। कहाँ की है बताओ, कौन से देश की है, ये बुल्गारिया की है, यूरोपियन कंट्री है। इसके बाद एक इंडियन भी तो वहाँ बड़ी पोस्ट पे है, वहां पे कितनी है किस पोस्ट पे, फर्स्ट DMD मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इस MD के सहयोग के लिए डिप्टी है इसका, कौन था बताओ, फेमस है गीता गोपीनाथ। साउथ इंडिया की है, केरला की होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब बताओ इसकी कुछ कमियां भी थी क्या, कुछ लिमिटेशन थी क्या, बिल्कुल थी, क्या क्या थी बताओ तुरंत। अनडेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक नहीं है, कोटा का इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वन 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 कंट्री वन बोर्ड का सिस्टम पालन नहीं हो रहा है। ये क्या करता है, अमीर देशों को रिप्रेजेंट करता है, गरीब देशों के यहाँ सुनवाई नहीं होती है। और जो इसके लोन होता है वो कंडीशनल होते हैं, गरीब देशों पर नाजायज दबाव डालते हैं।
जिससे वो देश की क्या होती है, संप्रभुता खत्म हो जाती है। भाई हर देश को अपना डिसीजन लेने की पावर खुद होती है। उस देश का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद उसका निर्णय ले, लेकिन IMF निर्णय ले रहा है तुम्हारे लिए, तो फिर ये क्या होगा, उससे हमारी संप्रभुता कम हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा चार्ट याद रह जाए तो मजा आ जाए। चलो, तो 1 मिनट के लिए आराम कर लो आराम से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों और बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, ऐसा कोई नहीं शायद दुनिया में, ब्रह्मांड में, जिसने वर्ल्ड बैंक का नाम नहीं सुना रखा हो। तो वर्ल्ड बैंक का क्या काम होता है, मैंने बताया था। आप थोड़ा सा फिर वापस से इतिहास की तरफ चल लेते हैं। वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो वर्ल्ड वार 2 में सब कुछ क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। सारे देश, अगर आप उस टाइम की फोटो देखोगे जर्मनी वगैरह की, तो कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई रोड, ना कोई हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। तो क्या करो, दोबारा जिंदा करो। तो क्या बुलाया, ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस बुलाई, 2 संस्थाएं बनी। IMF, इसका काम क्या था, BOP क्राइसिस में लोन देना। दूसरा काम था इसका, दूसरी संस्था बनी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्य काम बच्चों वर्ल्ड बैंक का ही था, क्या करना, डेवलपमेंट के लिए लोन देना। बिल्कुल टूट गया, सड़क टूट गई, सड़क के लिए लोन देना, स्कूल खत्म हो गया तो स्कूल के लिए स्कूल बनाना। भारत में भी देखो आप, कई शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, और क्या कहते हैं, पेयजल के क्षेत्र में, ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में, इन सबके काम के लिए क्या करता है, वर्ल्ड बैंक लोन प्रदान करता है आज भी। अभी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपने राजस्थान में चल रहे हैं, हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये सब कामों के लिए क्या करता है, ये लोन देता है। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो काम होता है ना, वो दीर्घकालिक लोन देता है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, ऐसे कामों के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। और IMF का अलग उद्देश्य था। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। एक दूसरा संकट होता है जो आम बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। वर्ल्ड बैंक बच्चों क्या, जो वर्ल्ड बैंक कहते हैं ना, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ग्रुप शब्द होता है वो, और जो 5 संस्थाओं से मिलकर बना होता है। वर्ल्ड बैंक कोई अकेला ग्रुप संस्था नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अंदर में 5 संस्थाएं होती है। जब कई बार आप लोग वर्ल्ड बैंक पढ़ते होंगे, कई बार वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ते होंगे, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 संस्थाएं आती है। पहला IBRD। अगर आपको देखो इसमें मैं साफ साफ बता दूं, एक तो IBRD, एक IDA। अभी हम सबके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। IFC, फोर्थ मेगा, और फिफ्थ ICSID। ये जो ऐसे टोटल 5 संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। अगर केवल कोई वर्ल्ड बैंक कहता है तो ये 2 संस्थाएं होती है, IBRD और IDA, ये मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक। और अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहता है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बच्चों 5 संस्थाएं होती है टोटल, IBRD, IDA, IFC, मेगा और ICID। और इन 5 में से भी केवल आपको कभी कोई गलती से क्वेश्चन पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, तो ये बच्चों 5 में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है, इंटरनेशनल, ये होती है IBRD। सबसे महत्वपूर्ण संस्था वर्ल्ड बैंक ग्रुप की IBRD होती है। तो अब आप इन तीनों में अंतर समझ गए होंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तो 5 संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक के तो 2 संस्थाएं, IBRD, IDA। और फिर भी कोई जिद पकड़ ले कि वर्ल्ड बैंक में तो वर्ल्ड बैंक का एक ही संस्था बताओ, तो सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा फाइनेंस प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो IBRD है। यही लोन प्रदान करती है मुख्यतः, और यही मुख्यतः सबसे मुख्य संस्था है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कोई दिक्कत है क्या, IBRD, IDA को? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं होगी। वर्ल्ड बैंक सेकंड के पश्चात बेटरन कॉन्फ्रेंस का कोई संकट नहीं है। 2 संस्थाएं बनी, इनको क्या कहा, बेटरन ट्विंस कहा गया। तो एक ट्विन क्या है, एक ट्विन IMF है, एक ट्विन वर्ल्ड बैंक है। अब हम आज देखेंगे इसकी सबसे मुख्य संस्था होती है IBRD। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बैंक है किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो पहले बात तो मैं बता दूं, ये बैंक का मतलब, ये बैंक तो नहीं समझ रहे ना आप, स्टेट बैंकों पे जैसा बैंक, ऐसा बैंक नहीं होता है। पूरी दुनिया के देश मिला के बनाते हैं और देशों को आपस में लोन देता है, ऐसा एक वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक का देखो इसके नाम से स्पष्ट क्या काम करता है, ये रिकंस्ट्रक्शन करता है। कुछ टूट फूट हो गया, जो बेसिकली इसका स्थापना ही हुई थी 1945 में, वर्ल्ड वार के के बाद जो देश टूट गया था ना, बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, उनको बनाना और उन देशों में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सड़क को, बिजली को, पेयजल को, ऐसे काम करना, ये IBRD का मुख्य काम है। तो इसकी फुल फॉर्म बता दो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वर्ल्ड वार सेकंड से प्रभावित जितने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था थी ना, वर्ल्ड वार 2 से जितने भी इम्पैक्ट हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी, उनका पुनर्निर्माण करना। ये क्या करता है, अब देखो पुनर्निर्माण जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, उनको कुछ टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। तो सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण
एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो वही वेटरन कॉन्फ्रेंस के बाद में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। IBRD की स्थापना 1944 इसी के बाद में हुई थी। कोई दिक्कत है क्या? इसके सदस्य देश कितने हैं? तो देखो, हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इसका मतलब IBRD होता है। टोटल 189 देश है। कौन सा देश इसका पार्ट नहीं है? वो IMF में कितने थे बताओ? IMF में 190 देश है, और इसमें कितना है? इसमें 189 देश है, एक देश कम है। लास्ट देश 189 कौन है? नोरू है, नोरू। उसमें कौन था? IMF में कितने देश थे? 190। 190 का कौन था? एंडोरा। और इसमें वर्ल्ड बैंक में कितने हैं? IBRD में 189 देश है। कौन सा देश छूट गया इसमें? इसमें वो एंडोरा छूट गया। अब देखो, इस वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने की शर्त होती है, IBRD को ज्वाइन करने की शर्त होती है कि आप पहले IMF का मेंबर बनो। एक बार आप IMF के मेंबर बन जाते हो, तब आप क्या करोगे? IBRD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो IBRD के मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर होना कंपलसरी है। तो वहाँ 190 देश है, उनमें से 189 देशों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसका हेडक्वार्टर दोनों का एक ही जगह है। कहाँ पे? वॉशिंगटन में है। नहीं है? ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। 189 देश हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है? विकास के लिए लोन प्रदान करना। कौन से? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म प्रदान करना, दीर्घकालीन। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास है तो अल्पीय और दीर्घकालिक लोन प्रदान करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है। अब अमीर देश तो लोन लेंगे नहीं भाई, ज्यादातर गरीब देश ही लोन लेंगे या डेवलपिंग कंट्री लोन लेंगे। तो अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको क्या करता है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करता है, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पेयजल के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए। फिर ये तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कई बार कई जो गरीब देश होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती रोड बनाने की, तो ये क्या करेगा? उनको टेक्नोलॉजी का सहयोग देगा, उनके लिए DPR बनाएगा। गरीबी उन्मूलन इसका काम है। जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो गरीबी अपना उन्मूलन, पॉवर्टी रिडिकेट हो जाएगी। पता है? रिपोर्टें जारी करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। शांति, समृद्धि, सुशासन तथा वैश्विक को बढ़ावा देता है। शांति तो अपना आ जाएगी जब गरीबी खत्म हो जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसकी भी स्ट्रक्चर किसकी तरफ होती है? IMF की तरफ ही होती है। नीचे नीचे कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नर। फिर वही एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब यहाँ पे MD नहीं का क्या कहा? MD की जगह क्या कहते हैं अपन? इसको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। तो वही 3 बोर्ड ऑफ गवर्नर। प्रत्येक देश से क्या होगा? एक जाएगा। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। विश्व बैंक के सभी सदस्य देश के मेंबर होते हैं। ये एक नीति निर्माता संस्था है, वही 189 देश के मेंबर हो जाएंगे। सेम है IMF का, ये सेम है। बोर्ड ऑफ गवर्नर वहां भी इतने थे, यहाँ भी इतने ही है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड वहां क्या थे? ये 25 मेंबर होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं? 20 तो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, और 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जिसका सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी वैसे 5 देश क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, UK, ये 5 देश लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इन शेयर होल्डर देशों का क्या होता है? परमानेंट मेंबर होते हैं। और 20 क्या होता है? निर्वाचित होता है। फिर ऊपर ही ऊपर कौन होगा बताओ? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव बोर्ड कितना? 25 मेंबर। बोर्ड मैं जरा इसलिए समझा रहा कि सेम एज टू एज IMF है, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। अब यहाँ भी क्या होगा? ये 25 जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें चुनने के लिए ग्रुप बनेगा देशों का। तो इसमें क्या देश है? इसमें भी 4 देश है। बांग्लादेश है, भारत का जो ग्रुप है उसमें बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका, इंडिया है। अब लेटेस्ट में इसका प्रतिनिधि जो पहले राजेश खुल्लर था, इसको हटा के कौन बना दिया? तो जो नीति आयोग के CEO थे ना, कौन थे? ये परमेश्वरन अय्यर। इन परमेश्वर अय्यर को क्या बना दिया? यहाँ पे हमारा ED बना दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वहां पे कौन था? वहां पे उस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे जी सुब्रमण्यम साहब। यहाँ पे कौन हो गया? अय्यर साहब। तो साउथ इंडियन ने कब्जा कर रखा है भारत में ज्यादातर इकोनॉमिक के फील्ड में। प्रेसिडेंट मैंने बताया था 5 साल के लिए बनता है। आज की डेट में कौन है? आज की डेट में है डेविड मालपास। परंतु एक कुछ खबरी बता दूं आपको, सुन के मजा आएगा। ये डेविड मालपास ने क्या किया? रिजाइन करने की घोषणा कर दी कल, कि मैं क्या कर रहा हूँ? रिजाइन कर रहा हूँ। इसकी जगह USA की गवर्नमेंट ने अभी नॉमिनेट किया है, बना नहीं है, नॉमिनेट किए हैं। किसको? एक इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा। बहुत सम्मान की बात है एक भारतीय के लिए। एक भारतीय क्या करेगा? होगा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। अभी जल्दी महीने 15 दिन में इनकी घोषणा हो जाएगी, संभव है। तो 5 साल के लिए बनता है। रिन्यूएबल तो होता ही होता है। इसको वापस चाहे तो दोबारा बना सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट संभव है। फिर डेविड मार्पन ने इस्तीफा दे दिया। अब कौन बनने जा रहा है? तो अजय बंगा जी बनने जा रहे हैं जल्दी। एक भारतीय और बड़ी पोस्ट पे है यहाँ पे, वो है अंशुल कांत। इसका क्या MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की एक पोस्ट होती है वर्ल्ड बैंक में।
वो एक बहुत इंडियन है, अंशुल कांत, ये भी याद होना चाहिए। वहां कौन थी, वहां गीता गोपीनाथ थी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ एमडी एंड सीएफओ है, कौन है, अंशुल कांत। तो हमने पहली संस्था पढ़ ली आईबीआरडी। अब आईबीआरडी क्या होता है बच्चों, मुख्यतः वर्ल्ड बैंक कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। वो आईबीआरडी को ही कहा जाता है सबसे पावरफुल संस्था यही है। पांच चार तो ऐसे कोई नाम मात्र की संस्था है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती खास। तो अब इसके बाद दूसरी संस्था आई आईडीए, क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखो बच्चों क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक है उसके पास कोई लोन लेने जाता है देश, जैसे इंडिया लोन देने गया, तो ये कमर्शियल लोन देता है। कमर्शियल मतलब जो दुनिया में ब्याज चल रहा है ना, सस्ता लोन नहीं देता फ्री में दान पुण्य में, ब्याज लेता है और ब्याज भी पूरा लेता है। तो फिर कोई बिल्कुल गरीब देश, कांगो, नोरू जैसे देश है अफ्रीका में, ये क्या इतना ब्याज दे सकते हैं क्या, तो नहीं दे सकते। तो फिर इनको क्या सस्ता लोन देना चाहिए, चीप लोन। तो फिर क्या किया वर्ल्ड बैंक ने कि एक अलग से संस्था बना दी जिसका काम क्या है, सस्ता लोन देना है। तो उसका क्या नाम है बताओ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ऐसी संस्था जो बिल्कुल चीप लोन प्रदान करती है गरीब देशों को, उसको क्या कहते हैं, उसको आईडीए कहते हैं। तो आईडी की स्थापना देखो 1960 में हुई थी, उसकी संस्थापना 1945 में हुई थी, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मतलब उस टाइम नहीं हुई थी जब वो क्या हुआ था बेटन कॉन्फ्रेंस में, बेटन के टाइम से केवल आईबीआरडी की स्थापना हुई थी। तो ये याद रखना है 1960 में स्थापना हुई अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की। हेडक्वार्टर सबका एक ही है, वाशिंगटन। सदस्य कितने, पूरे देश सदस्य नहीं, जरूरी नहीं कि हर देश सदस्य हो इसका। वहाँ 189 थे, इसके सदस्य देश कम है, 173 देश है। कुछ देशों ने आईबीआरडी के तो मेंबर है लेकिन इसके मेंबर नहीं बने। ये क्या करेगा, ये यूएन की संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसकी एक एजेंसी के रूप में काम करती है, उसके साथ मिलकर काम करती है, उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसे क्या कहते हैं, देखो इसका वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। देखो लोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो हार्ड लोन, एक सॉफ्ट लोन। हार्ड लोन होता है जहाँ शर्तें बहुत कठिन होती है, लोन ब्याज भी ज्यादा लिया जाता है। लेकिन जब बिल्कुल सस्ते दाम पे लोन दिया जाता है, तो 1 लाख रुपए लोन दे दिया कि ठीक है यार 1% ब्याज दे देना, वो भी तुम 20 लाख, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में दे देना। तो ऐसे लोन को क्या कहेंगे, ऐसे लोन को कहेंगे हम सॉफ्ट लोन। बिल्कुल दान पुण्य के रूप में किया जा रहा है काम है। तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो देने वाली, तो वो आईडीए देती है। क्यों देते हैं, मैंने बता दिया। ये डेवलपिंग कंट्री को उदार या रियायती दर पर, बिल्कुल छूट में, नाम मात्र की न्यूनतम ब्याज दर है, 1%, 0.5% इंटरेस्ट पे, लंबे टाइम के लिए 40 साल, 50 साल के लिए लोन देती है। विकास से तो कुछ जगह ये क्या करती है, ग्रांट भी दे देती है कि ठीक है 1 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, 10,000 मत देना, 90,000 ही चुका देना। तो ऐसा भी काम ये करती है, ग्रांट भी देती है। तो ये क्या बिल्कुल दान पुण्य का काम करती है। भारत शुरू से इसका लाभार्थी रहा है आईडीए का। सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी कौन है आईडीए का, तो इंडिया ही रहा है। तो इन दोनों में अंतर देख लेगा। आईबीआरडी समृद्ध देशों को लोन देता है, तो आईडी मैंने बताया कि गरीब देशों को लोन देता है, कुछ शर्तें होती है, उन्हीं देशों को लोन देता है, हर देश को ये लोन नहीं देता। शर्तें कठोर होती है, यहाँ पर ब्याज भी हाई होता है, शर्तें इजी होती है, कम अवधि का देता है वो, ब्याज दर अधिक देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ब्याज दरें बहुत कम होती है और बहुत लंबी, 40 साल 50 साल के लिए देता है। 189 देश सदस्य है, 173 ही है। तो ये अंतर आपको याद होना चाहिए। आज इस मेंस में 50 वर्ष में ये पूछा जा सकता है कि जो आईबीआरडी और आईडीए में कुछ मुख्य डिफरेंस बताओ। तो आप इन चारों को ना शब्दों में लिख दोगे तो ये आपके 50 शब्द पूरे हो जाएंगे। ठीक है, दो संस्थाओं में तो अभी दोनों मिलकर क्या होगी, वर्ल्ड बैंक खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है, अब चलेगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसके 3 अन्य संस्थाएं चलेगी। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर सबका मैंने बताया वाशिंगटन में है। कितने देश सदस्य हैं इसके, देखो इनमें समझाने वाली बात नहीं, याद रखना पड़ेगा। 184 तो 184 है, 184 कंट्रीज के मेंबर हैं। ये क्या कहलाती है, ये प्राइवेट सेक्टर आर्म कहलाती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या होता है, सब सरकारी काम करता है, लेकिन ये संस्था क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करती है। देखो क्या होता है, मैं तुमको पूरी राम कहानी बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये इंडिया है, बहुत गरीब देश है, सरकार है यहाँ की, डेवलपमेंट करना चाहती है, ठीक है। तो ये गए वर्ल्ड बैंक के पास, तो ठीक है ले ले लोन। तो एक तो आईबीआरडी भी इसको लोन दे सकता है, स्कूल खोल ले वो खोल ले। दूसरा ये आईडी के पास भी जा सकता है कि भाई मैं तो गरीब देश हूँ, सस्ता दाम में लोन चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्या सरकार से काम चल जाता है किसी देश के डेवलपमेंट में, कंपनियां भी तो चाहिए, प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी, अडानी भी तो है, इनका भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं तो देश में प्रोडक्शन ही कौन करेगा। तो अभी ऐसे गरीब देशों में क्या होता है, कोई प्राइवेट कंपनियां तो बाहर से आकर निवेश करेगी नहीं। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, ये आईएमएफ
आईएफसी क्या करेगा, इन प्राइवेट कंपनियों को लोन प्रदान करेगा, इन प्राइवेट कंपनियों की लोन करेगा, इनकी सहायता करेगा, ताकि यहाँ देश में क्या हो, निवेश को बढ़ावा मिले और प्राइवेट कंपनियां मजबूत हो तो देश में ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ावा दे और रोजगार मिले। तो ये क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाली संस्था है आईएफसी। ये सदस्य देशों की निजी संस्था कंपनी, सरकार को नहीं देती। वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी निजी क्षेत्र को नहीं देता लोन, ये सरकार को लोन देता है। जबकि आईएफसी जो है ना, वो एक निवेश संस्था है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेगी, प्राइवेट कंपनी को लोन देगी, ताकि आप इस देश में इन्वेस्टमेंट करो, जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। ये विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास के लिए प्रयास करता है, उनको सलाह भी देगा, अंतर्राष्ट्रीय विजय बनाने में धन भी उपलब्ध कराएगा, स्वयं भी धन दे सकता है। जो निजी कंपनियां, मान लो कोई यहाँ इंडियन कंपनी है, इसको लोन यहाँ इंडिया में नहीं मिल रहा, तो ये प्रयास करेगा इसको यूके में लोन दिलाए, चल रहा है तो यहाँ पे लोन ले ले। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ। एक स्पाइस बॉन्ड होते हैं इंडिया के, मसाला बॉन्ड। कोई भारतीय कंपनी क्या करेगी, ये जैसे इंडियन कंपनी है, ये लोन लेना चाहती है विदेश में, मान लो सपोज करो ब्रिटेन में, यूके में, लंदन में, तो क्या करेगी, बॉन्ड जारी करेगी। तो जो ये बॉन्ड जारी करेगी और इसकी गारंटी कौन देगा, आईएफसी देगा। ये आईएफसी जारी करवा रहा है इससे बॉन्ड यहाँ पे, तो इसको क्या कहा गया, स्पाइस बॉन्ड, मसाला बॉन्ड कहा गया। तो ये ऐसे कामों में मदद करता है। ये क्या करेगा, देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करेगा। वहां देशों में प्राइवेट कंपनी, जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तभी तो तरक्की करेगा। ठीक है, ये हो गए। फिर एक संस्था होती है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब देखो इसका मैं एक बार बता दूं, ये गरीब देश है, कोई मान लो आपका घाना, ठीक है। अब बताओ यूएसए कोई बड़ी कंपनी है, वो यहाँ निवेश करना चाहेगी, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, यहाँ तो आए दिन बम फूट रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान, सीरिया, देश बिल्कुल बर्बाद है। यहाँ पे कोई निवेश करना चाहेगा क्या, कोई इंडियन कंपनी टाटा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यार मेरा पैसा डूब सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो ये मेगा बोलेगी नहीं नहीं चल, इन गरीब देशों की तरक्की कराना मेरा मुख्य काम है, चल मैं गारंटी दूंगा तेरी, अगर तेरा पैसा डूब जाएगा तो मेरे पास आ जाना पैसे लेना। तो क्या करेगा, ये उन देशों में गारंटी देती है। इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में हुई थी। कितने मेंबर है, 181 देश मेंबर है। ये सदस्य देशों, विशेषकर विकासशील देशों में विदेशी निवेशकों के निवेश पर गैर व्यवसाय जोखिम पर गारंटी प्रदान करती है। भाई विदेश से जो निवेश होगा, एफडीआई आएगी, आप पढ़ते हो ना, एफडीआई आती है, एफपीआई आता है। तो ये ऐसे देशों में क्यों जाएगा जहां पर पहले से ही माहौल खराब हो रखा है। तो ये क्या करेगी, वो गारंटी प्रदान करेगी कि मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा कोई हो जाए। कौन सा गैर व्यवसाय, यो नहीं तुमने वहां जाके बिजनेस किया, वो बिजनेस तुम्हारा फेल हो गया तुम्हारी गलती से, तो मैं नहीं दूंगा। कोई गैर व्यवसाय मतलब कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, कोई और जैसे वहां की सरकार कोई बदमाशी कर जाती है, तब मैं गारंटी देता हूँ। यह संस्था राजनीतिक रूप से अस्थिरता, गरीब युद्ध से प्रभावित देशों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीमा प्रदान करती है। मल्टीनेशनल कंपनियां जाओ, निवेश करो, एफडीआई करो और मुझसे गारंटी ले जाओ। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ लास्ट है, लास्ट आईसीएसआईडी। अब सपोज कोई विवाद हो गया, मान लो ये क्या हुआ, ये अब इसकी बातों में आगे, ठीक है, मिगा की में अमेरिका में की कंपनी थी एक माइक्रोसॉफ्ट, इसने क्या किया, इंडिया में आगे निवेश कर दिया। अब भारत में सरकार बदल गई, लेफ्टिस्ट सरकार आ गई, वामपंथियों की सरकार आ गई, पूंजीवादी सरकार चलेगी। तो ये क्या करेंगे, तो दुकान बंद कर और भाग जाए यहाँ से, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी। तो ऐसे ऐसे इसका तो लॉस हो जाएगा ना, लॉस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, डिस्प्यूट हो गया एक तरह से। तो ये फिर दोनों जाओ, ये कहेगा भाई वर्ल्ड बैंक, भाई तुमने क्या किया था, मुझसे समझौता किया था। तो इन दोनों के बीच विवाद हो गया, विवाद हो गया तो फिर विवाद के लिए कोर्ट चाहिए, तो कोर्ट एक देश में तो होगा नहीं, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बना देगा, एक संस्था बना रखी है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कोई देश कहीं पर निवेश करता है, कोई प्राइवेट कंपनी निवेश करती है, वहां कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम यहाँ आईसीएसआईडी में जा सकते हैं। जैसे एक इंडिया का भी हुआ था, इंडिया ने क्या किया था, इंडियन कंपनी थी जीएमआर, आप लोग जानते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इसने मालदीव में निवेश किया था, माले में एयरपोर्ट बनाया था, वहां गवर्नमेंट चेंज होगी, इसने क्या किया, भगा दिया इसको, जीएमआर को भगा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट बदलते, अब ये तो विवाद हो गया, तो विवाद होने के लिए फिर दोनों देश कहाँ जाओ, चलो भाई कहाँ पे, आईसीएसआईडी में, वर्ल्ड बैंक में जाओ इसमें। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर विवाद का निर्णय होगा, यहाँ कोर्ट के रूप में काम करता है ये। स्थापना 1966, सदस्य 163, भारत का मेंबर नहीं है। मैं बात बताऊँ, विदेशी निवेश से जुड़े कॉन्टेक्स्ट से संबंधित विवादों के निपटाने के लिए आर्बिट्रेशन करता है, मध्यस्थता करेगा, आर्बिट्रेशन करेगा, और इसके निर्णय सब पे बाध्यकारी होंगे। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत तो अपने आप में दादा है, कहता है कि हमको हमारे विवाद का निर्णय कोई दूसरा देश करे, ऐसा हमको बर्दाश्त नहीं है दूसरी संस्था, हम तो खुद ही करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट में।
तो इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया केवल 5 में से एक ही संस्था का मेंबर नहीं है ICSID का। अब इसका कुछ पब्लिकेशन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एज ऑफ डूइंग बिजनेसमैन, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी इसके हर साल, 2020 से बंद होगी, इसमें कुछ घोटाला हो गया रिपोर्ट छापने में, चाइना वगैरह ने कुछ बदमाशी कर दी, तब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इस रिपोर्ट को बंद करना, बंद वो पब्लिकेशन बंद कर दिया। एक होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरी होती है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, एक होती है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, एक होता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ये सबको आपको याद रखना है, जबानी मुझे तो रट लो, मैं इसको क्या पढ़ाऊँ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।